देखिए 75 साल से जम्मू कश्मीर जब पुराने स्वरूप में था तब लद्दाख और जम्मू की शिकायत ही यही थी कि उनको सत्ता में भागीदारी ही नहीं मिल रही। 75 साल में एक मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में जो मिला जम्मू की साइड से, वो भी जब गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन एक भी हिंदू वहां पर मुख्यमंत्री बने जाने की कवायद के बाहर रहता है, काउंट ही नहीं किया जाता। तो कश्मीरी पंडित का मसला वो आप भी अच्छे से जानती हैं किस तरीके के उनके साथ में कार्रवाइयां हुई हैं। तो अगर केवल एंटी बीजेपी प्लैंक के नाम पर, एंटी हिंदू प्लैंक के नाम पर, एंटी जम्मू प्लैंक के नाम पर सारी वैली मिलकर के और सब लोग मिलकर के भी सरकार बनाएंगे, वो भी लोकतंत्र के साथ में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की सरकार है, ये केवल कश्मीर की सरकार नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है, और मैं इस बात से सहमत हूं संजीव भाई जो कह रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि जो भी सरकार बने और अगर कांग्रेस को अच्छी सफलता मिलती है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है, मुझे करेक्ट कीजिएगा संजीव भाई, मुफ्ती साहब से जब पूछा गया था कि आप भाजपा के साथ में क्यों गए, कांग्रेस के साथ में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली बोला था कि कांग्रेस के साथ में हम कैसे जा सकते हैं, उनके एमएलए में एक भी हिंदू जीत के नहीं आया, और ऐसे हम सरकार कैसे बना सकते हैं जिसमें कोई हिंदू ना हो, केवल मुसलमान ही मुसलमान भरे हुए हों। तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाने के लिए बहुत ही धुर विरोधी लोगों को भी साथ में आने की जरूरत पड़ती है, और वही लोकतांत्रिक परिपक्वता है, लेकिन बैकडोर एंट्री से सरकार नहीं बननी चाहिए। संजीव जी रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर मैं एक ओमर अब्दुल्ला ने सारे इंडिपेंडेंस और इंजीनियर रशीद के बारे में क्या बोला वो दिखाऊंगी। हाँ संजीव जी। पद्मजा जी रिस्पॉन्ड करने की कोई बात नहीं है, यशवंत जो कह रहे हैं वो बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन वो सारे लॉजिक को सही ठहराने के लिए आप एक दूसरा गलत काम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वो जो उन्होंने लास्ट लाइन के अंदर अपनी पहले की पूरी थ्योरी को नहीं, गलत काम नहीं है। मैं संजीव जी को बताना चाहूंगी, आप बैकडोर एंट्री नहीं कर संजीव सकते। जी तो आप, मैं छोटी सी बात 30 सेकंड आजिया जी बताएं। संजीव भाई बैकडोर एंट्री बोला जाना चाहूंगी। नहीं संजीव भाई, छोटी सी बात बस मैं ऐड करना चाह रही हूँ, मैं किसी को कॉन्टेस्ट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन नॉमिनेशन के पावर्स एलजीज को पहले भी दिए गए हैं, और पुडुचेरी में इसको लेकर एक विरोधाभास रहा और बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ और उस पर बहुत हंगामा हुआ। तो बाकायदा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और वहाँ पे भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, उनको वो सारे राइट्स हैं जो बाकी इलेक्टेड एमएलएस को हैं, इंक्लूडिंग वोटिंग। तो वो वोटिंग प्रिविलेजेस भी उनको है। और 2018 में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वो 3 मेंबर्स को जिनको नॉमिनेट किया गया था एलजी द्वारा, उनको वही सारे पास दिए गए। तो कोई इसमें नई बात नहीं है। और अगर आप जेएन के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ेंगे फिर आप कहेंगे वो भी बीजेपी ने बनाया है, तो वो तो सही बात है, जाहिर है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया भी है, तो उसमें आप यही पाएंगे। अगर मैं सिर्फ एक बात कह सकूं यहाँ पे पद्मजा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये सारी बातें सही हैं, सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जैसे यशवंत ने एक लाइन में कहा बैकडोर एंट्री नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में 80s में इलेक्शंस रिग हुए, और रिग होने से मिलिटेंसी पैदा हुई, और उसके बाद से हालात 20-30 साल तक लगातार बिगड़े, और हमने सबने देखा क्या हालात बने। ये बिल्कुल सही कश्मीर में स्पेशली मैं तो 15-20 साल तक साल में 10 नहीं बिल्कुल सही कहना जाता था। पद्मजा 96 में हम लोग ने पहला कश्मीर का सर्वे अभी तक किया था। मैं संजीव भाई आपकी बात को ऐड करने के लिए वर्डिक्ट जो है यशवंत, मतलब मैं सिर्फ मैं सिर्फ मेरे को कंप्लीट करने दीजिए कि मैं सिर्फ एक लाइन और कहना चाह रहा हूं कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए कि जिससे ये लगे कि जनता का मत कुछ और था और ये 5 विधायकों की वजह से वो मत को एक तरह से डिस्टॉर्ट कर दिया गया। बस मेरा वही लिमिटेड पॉइंट है। बिल्कुल सही कहना है आपका संजीव भाई, मैं केवल आपकी बात में ऐड करने के लिए कह रहा हूं पद्मजा, क्योंकि कश्मीर में सबसे पहला चुनावी सर्वेक्षण हम लोगों ने 1995-96 में किया था सी वोटर ने, और वीक मैच पत्रिका का कवर स्टोरी था, बीबीसी भी ने उसको पिक किया था उस समय। मुझे अच्छे से याद है कि 87 के चुनाव के जख्म इतने ज्यादा हरे थे, और दर्शकों को उतनी याद नहीं है। 87 का चुनाव फारूक अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस ने, राजीव गांधी जी ने गठबंधन से लड़ा था, और तब तमाम जम के रिगिंग हुई थी, इतनी ज्यादा कि 82% वैली के लोगों ने कहा था 96 के चुनाव में कि उन्हें डर है कि चुनाव दोबारा रिग किए जाएंगे। 87 के जख्म जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा फाउंटेन हेड था वहां की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में। तो इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जाननी दर्शकों को भी कि किसी भी तरीके से, और मुझे इस बात की बहुत खुशी कि न केवल जबरदस्त टर्नआउट बढ़ा, लेकिन इस पूरे चुनाव में मैं चुनाव आयोग को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा, जिस सलीके से चुनाव हुए हैं, एक भी आवाज चुनाव गलत ढंग से कराए गए हैं,
चुनाव में कोई रिगिंग हुई है, फ्रॉड वोटिंग हुई है, इस तरीके की कहीं से कोई आवाज वैली से कहीं से भी नहीं आई। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इसलिए लोगों का विश्वास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बना रहे, इसलिए भी बहुत जरूरी है कि किसी भी किस्म का ऐसा बैकडोर वाली बातचीत या वो ना हो जिससे लोगों को लगे कि हमारे जनादेश के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और बैकडोर से याद आया, इंजीनियर राशिद की, वो उनके बारे में उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। आज सुबह से ही उमर अब्दुल्ला बहुत एक्टिव है ट्विटर पे, हर चीज पे वो रिएक्ट कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने खुद अपने पिताजी, जब उन्होंने पीडीपी की बात की, उन्हीं को उन्होंने रिएक्ट करके कह दिया कि भाई कोई ना हमें पीडीपी एक्सटेंड कर रही है सपोर्ट, लोग सपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये देखिए उन्होंने क्या बोला। वो कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला इंजीनियर रशीद के बारे में, अगर हम ऊपर जाए थोड़ा तो क्या बोला उन्होंने। द मैन गोज टू दिल्ली फॉर 24 आवर्स एंड कम बैक टू प्ले स्ट्रेट टू द हैंड्स ऑफ द बीजेपी। इंजीनियर रशीद दिल्ली जाते हैं और आ करके बीजेपी के एजेंट बन जाते हैं कश्मीर में। ये सिर्फ एक कोशिश है। The BJP would like nothing more than to extend central rule in J&K if they aren't in a position to form a government। ये कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद बीजेपी का एजेंडा पूरा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला पार्था तो सेंट्रल रूल दोबारा कश्मीर में लग जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक है यहां पर। और आप पहले जिक्र कर रहे थे, खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी काफी अनपॉपुलर हो गए हैं कश्मीर वैली में। सोचिए, जिनको कश्मीरी पार्टी, वैली की पार्टी कहा जाता है, वो अब खुद अपने चुनाव लोकसभा में नहीं जीत पाए। पार्था, देखिए इस बार कश्मीर में उमर अब्दुल्ला भी पार्लियामेंट इलेक्शन हार गया और पीडीपी का हेड तो तो क्या है, मतलब एक वैक्यूम क्रिएट हुआ कि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग हार गई। ये नंबर से इंडिकेट कर रहा है। तो वैक्यूम क्या कांग्रेस का सपोर्ट से एनसी इस बार मैनेज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो ये है। तो पब्लिक डेफिनेटली क्या है, वो जो एनसी और पीडीपी का जो सिस्टम चल रहा था कश्मीर में, उससे क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढ रहा है। एटलीस्ट पार्लियामेंट इलेक्शन का रिजल्ट्स वो दिखाई दे रहा है। इसीलिए शायद आई थिंक सारे एग्जिट पोल में जो इंडिपेंडेंट्स का नंबर ज्यादा आ रहा है, तो वो वैक्यूम ही इंडिकेशन कर रहा है। जो वैक्यूम है, दूसरा कोई बंदा उसको अगर स्पेस ले सकता है तो ले सकता है। क्योंकि देखिए 47 सीट्स कश्मीर से आ रहा है, तो अगर इस तरीके से इलेक्शंस नहीं हो रहा है, जब बीजेपी को हटाने के लिए 47 ही एक बॉक्स में कहीं पर इधर जा रहा है, मतलब कोई एग्जिट पोल तो एटलीस्ट वो इंडिकेशंस नहीं दे रहा है, फ्रैक्चर्ड है। और लोकसभा इलेक्शन से अगर मैं उसको ट्यून कर लूं तो क्लियरली दिखाई दे रहा स्पेस है दूसरा पार्टी के लिए। वो स्पेस शायद इंजीनियर रशीद ले सकता है, दूसरा कोई ले सकता है, देखना पड़ेगा कल। पर ज्यादातर पूरे देश में हमने देखा है, खास तौर पर जहां तक मुसलमान वोट है, जो वोट काटने वाली पार्टीज होती हैं, भले से ही वो इंडिपेंडेंट हो या फिर कोई छोटी छोटी पार्टी हो, जैसे कि आईएसएफ था पश्चिम बंगाल में, उसको वो वोट अपना नहीं बांटने देते हैं। फिर कश्मीर का मुसलमान वोट जो है क्यों इस तरीके से बटेगा, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। पार्थ नहीं, देखिए यहाँ पर क्या डेमोग्राफी में आप समझ लीजिए क्या है, वो एक सीट जीतने के लिए वोटिंग होता है, मतलब एक स्ट्रैटेजिकली मोर देन गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो मैं पहले जो बोल रहा हूँ, अगर आप जिसको सरकार में, मतलब जिसको मजबूरी वोट डालना पड़ रहा है, मतलब अगर आप समझ लीजिए उमर अब्दुल्ला साहब हार रहा है, ये महबूबा मुफ्ती हार रहा है, तो मतलब पॉपुलैरिटी डेफिनेटली घटा है। अभी क्या है, इट इज ए कंपल्शन, जे मुझे वोटिंग करना पड़ रहा है, ठीक है। तो समझ लीजिए अगर कांग्रेस अलायंस नहीं करता था, मतलब मैं यशवंत सर आई थिंक बेटर बोल सकता है, वो सिचुएशन में आई थिंक सिचुएशन काफ़ी और डायनामिक हो जाता था, तो और मतलब उसमें शायद कांग्रेस ज़्यादा एंट्री कर पाता था। शायद ये अलायंस के लिए क्या है, कांग्रेस साथ में है, तो इसीलिए क्या है, एक बीजेपी को हटाने के लिए थोड़ा मजबूरी में भी एनसी को वोट करना पड़ रहा है।